जी, आज जो पढ़ना है वो 51 से है। 51 क्वेश्चन नंबर है, विच वन इज अ करेक्ट? द लाइब्रेरी लॉस्ट ऑल इट्स बुक्स, दैट इज द राइट सेंटेंस। अब देखें, बी देखें, दैट कार इज नॉट योर्स। दिस कार होता है, दैट कार नहीं होता। और नेक्स्ट है, दैट कार इज नॉट देयर्स। दैट इज नॉट अ सेंस, नॉट अ गुड स्ट्रक्चर, नॉट ग्रामेटिकली राइट। सो ए इज द राइट ऑप्शन। द लाइब्रेरी लॉस्ट ऑल इट्स बुक्स। लाइब्रेरी ने तमाम किताबें खो दी। नेक्स्ट 52 है, शी वॉज सिटिंग बिसाइड हर मदर। बिसाइड बगल में बैठना, करीब बैठना। ये हम प्रेपोजिशन में कर चुके हैं, बिल्कुल साथ बैठना, बगल में बैठना बिसाइड आता है। शी वॉज सिटिंग बिसाइड हर मदर, शी वॉज सिटिंग बिसाइड हर फादर, शी वॉज सिटिंग बिसाइड हर ब्रदर। सो बगल में बैठना, पास में बैठना, करीब बैठना बिसाइड आता है। सी इज राइट ऑप्शन। इंटरनेशनल डे टू एंड कॉर्पोरल पुनिशमेंट ऑफ चिल्ड्रन। इंटरनेशनल लेवल पे एक दिन मनाया जाता है, ये जो बच्चों के साथ जुल्म होता है, उनके साथ ज्यादती होती है, उन्हें मारा जाता है। फोर्स लेबर है, चाइल्ड लेबर पे जब उन्हें मारा जाता है, मींस जब छोटे बच्चे काम करते हैं किसी भी घर में, बंगले में, तो उनके साथ उन्हें सजा दी जाती है अगर वो थोड़ा बहुत कोई कसूर उनसे हो जाए, गलती हो जाए। सो कॉर्पोरल पनिशमेंट को एंड करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे एक दिन मनाया जाता है 30 अप्रैल को। ए इज द राइट ऑप्शन। हाउ मेनी कंट्रीज आर देयर ऑफ कॉमनवेल्थ? कॉमनवेल्थ में टोटल कितनी मेंबर कंट्रीज हैं? 54 मेंबर कंट्रीज हैं। कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन बेसिकली एक पॉलिटिकल एसोसिएशन है। 50 इसमें 54 मेंबर कंट्रीज हैं, और ये मेजॉरिटी ऑफ विच, इनमें से ज़्यादातर वो हैं जो कि टेरिटरीज हैं ब्रिटिश एम्पायर की, जो माजी में जिन पे कब्जा रह चुका है, या उनकी टेरिटरीज ब्रिटिश यूके के अंडर होती थी। जैसे इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, ये सारी चीज़ें ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में थी। तो और भी बहुत से ममालिक हैं जिन पे बरतानिया का कंट्रोल था, क्योंकि ये कलोनीलाइज था, डिफरेंट कंट्रीज पे कब्जा कर लिया करता था ज़बरदस्ती। इसका हेडक्वार्टर लंदन में है, यूके में, और ये दिसंबर 11 1931 में फाउंड हुई थी। ब्रिटिश अम्पायर ने इसको फाउंड किया था। इसके पहले अब जो मौजूदा हेड थे वो तो क्वीन एलिजाबेथ चल रही थी। अब क्योंकि उनकी डेथ हो चुकी है, तो अब जो करंट हेड हैं वो चार्ल्स थर्ड हैं। फिर उनके बेटे आएंगे जिनका चार्ल्स थर्ड अभी हैं कॉमनवेल्थ के हेड। उसके बाद फिर इसका बेटा होगा इसका हेड। सो अभी करंटली चार्ल्स थर्ड इज द हेड ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन। और हॉर्न पेट्रियाका स्कॉटलैंड, जो कि छठे सेक्रेटरी जनरल हैं कॉमनवेल्थ के, और ये डोमिनिका से बिलोंग करते हैं, डोमिनिका में पैदा हुए थे। हॉर्न पेट्रिशिया स्कॉटलैंड इंपॉर्टेंट है। हु इज द करंट मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड? आईएमएफ का मौजूदा डायरेक्टर कौन है? मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जिया, जो कि बल्गारिया से ताल्लुक रखती हैं। शी इज द हेड एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ आईएमएफ। सो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड एक मेजर फाइनेंशियल एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की, और जिसमें इंटरनेशनल लेवल पे ये बहुत बड़ा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जो कि डेवलपिंग कंट्रीज की हेल्प करता है, उन्हें लोन प्रोवाइड करता है, ताकि वो अपने फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को बेहतर कर सकें। फिर उन पे पाबंदियां भी लगाता है कि वो अपने रेवेन्यूज और अपनी इनकम में इजाफा करें। ये बेसिकली जुलाई 1945 में ब्रिटेन वुड्स में फाउंड हुआ था, न्यू हेमिस्फायर यूनाइटेड स्टेट्स में। और ये आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक दोनों ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस के थ्रू फाउंड हुए थे। और इनकी मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जिया हैं, और इसके जो फाउंडर थे वो जॉन मेनार्ड कीन्स और हैरी डेक्स्टर वाइट थे। इन दोनों ने आईएमएफ को फाउंड किया था। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स फॉर टूरिस्ट
tourism promotion is World Tourist Organization. टूरिज्म को कौन सी ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन लेवल पे प्रमोट करती है? वर्ल्ड टूरिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। और वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो कि प्रमोट करती है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है प्रमोशन की, और इसमें सस्टेनेबल और यूनिवर्सली एक्सेसिबल होती है टूरिज्म के। इसमें टूरिज्म इंटरनेशनल लेवल पे जितने भी मामलात हैं, उनमें जो भी प्रॉब्लम आती हैं, जो भी स्ट्रक्चर है, जो भी सिस्टम है, उसको डील करती है वर्ल्ड टूरिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो हेडक्वार्टर है वो मैड्रिड में है, स्पेन में, और ये 1946 को फाउंड हुई थी। हेडक्वार्टर इज मैड्रिड, स्पेन। नेक्स्ट 57 है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल प्रेसिडेंट चेंज अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकली ऑर्डर। अब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, उसके जो मेन ऑर्गन थे वो छह आपको बताए थे, जिनमें जनरल असेंबली है, सिक्योरिटी काउंसिल है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, ट्रस्टीशिप काउंसिल है, और यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट है। ये छह मेन ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन के। अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है, इसमें टोटल मेंबरान होते हैं 15 कंट्रीज हैं, 5 परमानेंट, 10 नॉन परमानेंट। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो प्रेसिडेंट होता है वो हर मंथ चेंज होता रहता है, और वो अल्फाबेटिकली ऑर्डर से होता है। टोटल अब इसमें 15 कंट्रीज होती हैं, 5 परमानेंट, 10 नॉन परमानेंट। तो इसका जो प्रेसिडेंट होता है वो हर मंथ बाद चेंज होता रहता है। इन्हीं 15 कंट्रीज में से एक अल्फाबेटिकली एक बन जाएगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, इसी तरह 15 जो हैं वो हर महीने चेंज होते रहते हैं इसके। 15 मेंबर कंट्रीज हैं, इस वजह से 15 महीनों में 15 जजेस चेंज होते हैं इसके, जो हेड है प्रेसिडेंट। और इसकी टर्म लेंथ 1 मंथ होता है। हर महीने इसका जो प्रेसिडेंट होता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, वो चेंज हो जाता है। सो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Which organization targeted to have no more than 3% of world population living on just $1.96 a day by 2030? कौन सी वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने टारगेट किया हुआ है कि 3% से ज्यादा पॉपुलेशन $1.96 से नीचे नहीं होगी 2030 में? मींस गुर्बत काफी हद तक कम हो जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी। जस्ट 3% पीपल से ज्यादा लोग $1.96 से कम नहीं कमाएंगे। मींस उनके रिसोर्सेज जो है, इनकम जो है वो बढ़ जाएगी। $1.96 पर डे से ज्यादा वो अर्न करेंगे। जस्ट 3% होंगे वो जो $1.96 अर्न करेंगे, बाकी 97 इससे अबव होंगे। 2030 में ऐसा हो जाएगा। अब ये किसने कहा था? वर्ल्ड बैंक ने कहा था। सी इज द राइट ऑप्शन। वर्ल्ड बैंक क्या है? एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो प्रोवाइड करता है लोन्स, और जो कि गवर्नमेंट को, जो कंट्रीज हैं जिनकी इनकम लो और मिडिल इनकम कंट्रीज हैं, उनको ये सपोर्ट करता है। वर्ल्ड बैंक उनको लोन प्रोवाइड करता है ताकि वो अपने जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसको बेहतर करें, अपने रेवेन्यूज में इजाफा करें, और फिर इसको ऐसा ऐसा रिटर्न करें। इसके जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम डेविड मेलपास है। हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी, यूएसए में है। ये वर्ल्ड बैंक जुलाई 1944 में फाउंड हुआ था, ब्रिटन वुड्स में, न्यू हेमिस्फायर में, यूएसए में। और इसके फाउंडर भी जॉन मेनार्ड कीन्स और हैरी डेक्स्टर वाइट हैं। विच इज द बिगेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड ऑफ द पाकिस्तान? पाकिस्तान का सबसे बड़ा डेजर्ट थर है, जो कि सिंध में है। थर पाकिस्तान का सबसे बड़ा डेजर्ट है। इसके अलावा पंजाब में दो डेजर्ट हैं, थल और चौलिस्तान। तो ये तीन डेजर्ट हैं पाकिस्तान में। थर सबसे बड़ा डेजर्ट है जो कि सिंध में है, बाकी पंजाब में थल और चौलिस्तान है। गोमल डैम इज लोकेटेड इन केपीके। गोमल डैम कहाँ पे है? केपीके में, खैबर पख्तूनख्वा में है। गोमल जैम डैम जो है ये मल्टीपर्पज ग्रेविटी डैम है, जो कि साउथ वजीरिस्तान में है, ट्राइबल एरियाज में। अब पहले अगर ये क्वेश्चन आता तो हम फाटा लगाते। अब चूंकि जो फाटा था वो केपीके में शामिल हो चुका है।
इस वजह से इसका जो आंसर बनता है वो खैबर पख्तूनख्वा है। और ये किस रिवर पर है, ये भी आ सकता है गोमल रिवर पर है, गोमल रिवर पर। और ये ओपन कब हुआ था? अप्रैल 2011 में। केमिकल सॉल्यूशन हैज 8% एसिड। एक केमिकल सॉल्यूशन है जिसमें 8% एसिड है। द एसिड इज टोटल 15 ml। 15 मिलीलीटर है एसिड जो टोटल है। द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज, टोटल वॉल्यूम कितना होगा? अब टोटल वॉल्यूम हमने फाउंड करना है इस क्वेश्चन में। सो अब हम फर्ज कर लेते हैं वॉल्यूम जो है वो हमारा एक्स है, क्योंकि हमें फाइंड ही नहीं हुआ, पता ही नहीं है टोटल वॉल्यूम कितना है। अब इसका जो था ये 8% एसिड है। देखिए केमिकल सॉल्यूशन इज 8% एसिड। तो 8% को हम 8/100 लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई बाय टोटल वॉल्यूम कितना है, एक्स है, एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, इज इक्वल टू कितना है, 15 मिलीमीटर। द एसिड इज 15 मिलीलीटर, तो इज इक्वल टू 15। अब ये देखें जो 8/100 इज इक्वल टू 15 है, इसको इसका बटा एक हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 100 15 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 8 जो है एक्स से हो जाएगा। अब ये 8x बन गया, 8x से मल्टीप्लाई हो 8x बनता है। अब ये जो 100 था इस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 15 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना होता है, 1500 होता है। अब इसका बटा 8 कर देंगे, इसका भी 8 कर देंगे, 8 8 से कैंसिल हो जाएगा, x बच जाएगा। यहाँ से इसका बटा 8 हो जाएगा, तो 15 मल्टीप्लाई बाय 100, 1500 डिवाइडेड बाई 8, इसको करके देख लें, 187 मिलीलीटर बनता है। बहुत इजी है। टोटल एसिड कितना है, 8%। 8% को 8/100 कहते हैं, मल्टीप्लाई बाय टोटल वॉल्यूम हमने फाइंड करना है, वॉल्यूम को हमने एक्स एज्यूम किया है, तो एक्स आ जाएगा, इज इक्वल टू 15 मिलीलीटर टोटल एसिड है, तो इज इक्वल टू 15 है। अब ये जो x है 8 से मल्टीप्लाई खा जाएगा, क्योंकि ये 8 है, मल्टीप्लाई बाय x कितना होता है, 8x होता है। ये जो 100 है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 15 मल्टीप्लाई बाय 100, 1500 बनता है। अब इसका बटा भी 8, इसका भी 8, तो 8 8 से कैंसल। ये 1500 डिवाइडेड बाई 8 कितना आता है, 187 आता है। 187 ही हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है सियाचिन ग्लेशियर इज इन कराकोरम माउंटेन रेंज। सियाचिन ग्लेशियर किस माउंटेन रेंज में है? कराकोरम माउंटेन रेंज में है। सियाचिन ग्लेशियर की लेंथ 76 किलोमीटर है, जो कि 47 माइल्स बनते हैं। लोकेशन कराकोरम में है, लद्दाख में है। और पाकिस्तान की सबसे बड़ी ग्लेशियर है, गिलगित बल्तिस्तान में है ये, गिलगित बल्तिस्तान। कायद आज़म लेफ्ट द कांग्रेस इन 1920। कायद आज़म ने कांग्रेस को छोड़ा था 1920 में। अब ज्वाइन कब किया था? 1906 में किया था, 1920 में छोड़ दिया था जब रॉलेट एक्ट आया था, इस वजह से छोड़ दिया था। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या है? इंडियन नेशनल कांग्रेस इंडिया के जो भी मुसलमान और हिंदू थे, इन्होंने मिलके इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनाया था। एओ ह्यूम, एलॉन ऑक्टेवियन ह्यूम वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। मुंबई में फाउंड हुई, दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। इसके पहले प्रेसिडेंट WC बनर्जी थे, और पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट बदरुद्दीन तैयब जी थे। ये बाद में मुसलमानों को एहसास हुआ कि ये सिर्फ हिंदुओं की जमात है, इस वजह से मुसलमान फिर इससे सेपरेट हो गए, और ये कांग्रेस जो है फिर हिंदुओं की जमात बन गई सेपरेट ही तौर पे। तो कायद आजम ने भी इसीलिए छोड़ा था, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के मफाद के बारे में बात करती थी। नेक्स्ट मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। 52 women can do a piece of work in 18 days. How many women be required to the same piece of work in 20 days?
इसको अगर ठीक तरीके से अंडरस्टैंड किया जाए तो बहुत ही आसान होता है, अगर थोड़ा आप टफ कर दें तो फिर ये इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाते हैं। ये आपने 6, 7, 8 में पढ़े होंगे इस तरह के क्वेश्चन, तनासुब रास्त, तनासुब माकूस, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब उसके तहत हम करते हैं, कितनी वोमेन है, 42, वोमेन लिख देंगे 42 है। डेज कितने हैं, 18 है, डेज हमने 18 लिख दिए। फिर हाउ मैनी वोमेन रिक्वायर्ड, वोमेन का हमें पता नहीं है, वहां पे एक्स लगा देंगे। कितने हैं, 21 डेज है, 21 लिख देंगे। ये हमारा अब एक हद तक, कुछ हद तक हमने सॉल्व कर लिया है। अब जहाँ पे एक्स आता है वहां पे याद रखिए एरो नीचे से ऊपर जाता है, आंखें बंद करके आपने ये कर देना है। जहाँ पे एक्स हो वहां पे एरो नीचे से ऊपर जाता है। अब मेन चीज जो है एरो ही होती है आपकी, अगर एरो आपसे ठीक लग जाए तो आपका क्वेश्चन पूरे का पूरा ठीक हो जाता है। देखें, जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है उसमें जो एरो होता है वो हमेशा नीचे से ऊपर जाता है। जहाँ पे इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन हो वहां से जो एरो है वो ऊपर से नीचे आता है, ऊपर से नीचे। अब डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, डायरेक्ट ये होता है कि एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज बढ़े, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अगर एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज कम हो जाए तो ये इनडायरेक्ट होता है। और अगर इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन हो तो फिर एरो ऊपर से नीचे आता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो तो फिर नीचे से ऊपर लगता है एरो। अब देखें, इसका तो लग गया, हमने लगा लिया, एक्स जहां पे हो नीचे से ऊपर होता है एरो, इसमें एरो लगाना है। अब देखें, 42 वुमेन है, 18 डेज में वो वर्क कंप्लीट कर लेती हैं। अब 20 डेज, 21 डेज मिले हैं। 21 डेज अगर होंगे तो औरतें तो कम जरूरत होंगी, क्योंकि एक काम है, फॉर एग्जांपल 40 लोग हैं और 10 दिनों में वो काम खत्म कर लेते हैं। अब अगर दिन बढ़ा दिए जाएं, 10 दिनों में करते थे पहले, अब वो 20 दिनों में खत्म करेंगे। अब उन्हें टास्क दे दिया कि 20 दिनों में उन्होंने खत्म करना है। तो इंसान, आदमी तो कम जरूरत होंगे, क्योंकि डेज जो बढ़ गए हैं, आदमी कम जरूरत होंगे। इस वजह से इनडायरेक्ट है, एक चीज बढ़ रही है। ये पहले 18 डेज थे, अब ये 21 हो गए, तो एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज यहाँ पे कम होगी। 42 से वोमेन कम जरूरत होंगी, तो ये चीज बढ़ रही है, ये कम होगी। ये कौन सा तनासुब है यहाँ पे, इनडायरेक्ट, इस वजह से एरो ऊपर से नीचे आया है। सो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जहां से एरो स्टार्ट हो रहा है वो ऊपर आता है एक्स, और जहां पे एंड हो रहा है वो नीचे आता है, ओवर 42। ये 18/21। सो अब इसको सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, या फिर यूं है जैसे x/42 है, 42 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दें, इस साइड पे भी कर दें 42 से, क्योंकि 42 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, जब मल्टीप्लाई करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, तो 42 से यहाँ से मल्टीप्लाई करें, यहाँ भी करें, यहाँ भी कर दिया। अब ये 20 × 2 42 होता है, तो 18 × 2 कितना होता है, 36 होता है। यही 36 हमारा राइट ऑप्शन है, सी इज द राइट ऑप्शन। Which of following is the current capital of Bhutan? Thimphu is the capital of Bhutan. भूटान का कैपिटल थिम्पू है। मनीला बी ऑप्शन है, मनीला फिलिपाइन का कैपिटल है। नेपादा म्यांमार का है, और पेनोम पो कैपिटल ऑफ कंबोडिया। Who was the last king of अफगानिस्तान? अफगानिस्तान का आखिरी बादशाह जाहिर शाह था, जो 1943 से लेकर 1973 तक था। 30 इयर्स तक इसने रूल किया। उसके बाद दाऊद खान अफगानिस्तान का पहला प्रेसिडेंट था। द रेशियो ऑफ टू स्टूडेंट्स इज 3:2। दो स्टूडेंट हैं, उनकी रेशियो है 3:2। इफ वन इज 15 years ओल्ड, अगर एक 5 साल जिसकी उम्र है, दैन द एज ऑफ यंगर स्टूडेंट्स एज, तो यंगर स्टूडेंट की एज क्या होगी। अब इसको थोड़ा अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। दो स्टूडेंट हैं जिनकी रेशो 3:2 है। अब 3 साहब बड़े की रेशो होगी, दो छोटे की रेशो होगी। जो यंगर होगा उसकी ये है, जो बड़ा होगा उसकी ये है। इफ वन इज 5 year old, अगर उनमें से एक 5 साल की उसकी उम्र है, 5 साल पुराना है,
देन द एज ऑफ यंगर स्टूडेंट, तो इस यंगर स्टूडेंट की एज क्या होगी जो 2 रेशो वाला है। अब हम क्या कर लेते हैं, लेट देयर एजेस बी। अब हम अज्यूम कर लेते हैं एक की एज 3x है, दूसरे की 2x है। तो यंगर वाले की हमने फाइंड करनी है, यंगर वाले की 2x है और ओल्डर की 3x है। ये हमने अज्यूम कर लिया है। अब क्या करेंगे, और x की वैल्यू कितनी है, 5 years। ये जो 5 साल पुराना है ये x की वैल्यू है, x इज इक्वल टू 5 years। तो अब यहाँ पे इसको अज्यूम किया है 2x। तो 2x की वैल्यू कितनी अभी अज्यूम की है, 5। तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें 10 बनता है। तो जो यंगर है ये वाला, उसकी एज कितनी होगी, 10 years है। यंगर स्टूडेंट्स एज क्या करेंगे, 2x है, 2x की वैल्यू 5 है तो 5 पुट कर देंगे, 10 years बनती है। बहुत ही सिंपल है। सी इज द राइट ऑप्शन। करेक्ट द फॉलोइंग, अ वाइन एंड ब्लैक डॉग इज बार्किंग। बाकी दोनों गलत हैं। अ वाइट एंड ब्लैक डॉग इज बार्किंग। A wine and black dog are barking। ये नहीं है, white नहीं है, wine है। C is the right option। प्रोटीन was discovered by none of these आएगा। प्रोटीन इनमें से किसी ने भी डिस्कवर नहीं किए थे। प्रोटीन अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किए थे, इलेक्ट्रॉन जे जे थॉमसन ने किए थे, और न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक ने किए थे। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं। प्रोटॉन पी से बनता है, इस वजह से पॉजिटिव चार्ज है। एन न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, उस पर कोई चार्ज नहीं है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। और ये तीनों पीपीएससी के एग्जाम में बार बार आते हैं, इनको अच्छे तरीके से तैयार करना है। प्रोटॉन किसने फाइंड किया, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन किसने डिस्कवर्ड किया। ब्रॉन्ज इज एन अलॉय ऑफ, ब्रॉन्ज किसका अलॉय है, किसका मिक्सचर है, कॉपर और टिन का। ब्रॉन्ज कॉपर और टिन से मिलकर बनता है। और जो ब्रास होता है वो अलॉय होता है कॉपर और जिंक का। ब्रास इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक एंड ब्रॉन्ज इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन। Tiananmen first missile of China is related to Mars। Tiananmen जो फर्स्ट था वो चाइना में है, किससे रिलेटेड है, मार्स से रिलेटेड है। त्यानामन फर्स्ट बेसिकली चाइना ने भेजा था, ये नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन से। ये बेसिकली एक स्पेस क्राफ्ट था, रोबोटिक स्पेस क्राफ्ट जो कि मार्स पे भेजा गया था, और ये चाइना ने भेजा था। सो सी इज राइट ऑप्शन, मार्स पे। त्यानामन फर्स्ट मिशन चाइना ने भेजा है मार्स पे। पोर्ट कासिम इज नियर विच सिटी ऑफ पाकिस्तान। पोर्ट कासिम कहाँ पे है, पाकिस्तान की बंदरगाह है, कराची में है। पोर्ट कासिम काफी फेमस पोर्ट है जो कि बिन कासिम में है, कासिम पोर्ट जिसे कहते हैं। और ये मलीर डिस्ट्रिक्ट में है, कराची डिवीजन में, सिंध में, जो कि इंडस रिवर पे है। मुगल एम्परर अकबर इन्फोर्स दीन इलाही इन। मुगल एम्परर अकबर ने दीन इलाही को कब नाफिज किया था, 1582 में इन्फोर्स किया था दीन इलाही को। दीन इलाही वाज इन्फोर्स्ड इन 1582 बाय अकबर। दीन इलाही क्या थी, बेसिकली ये एक नया रिलीजन था, स्पिरिचुअल लीडरशिप थी। इसने, अकबर एम्परर ने हिंदुओं और मुसलमानों के मजहब दोनों को मिक्सचर करके एक न्यू मजहब बनाया जिसका नाम रखा गया दीन इलाही, जो कि मुसलमानों के लिए ठीक नहीं था। फिर मुसलमान जो स्कॉलर थे वो बहुत ज़्यादा इससे बाहर निकले, उन्होंने स्ट्राइक की, मज़ामत की। सो 1582 में दीन इलाही इन्फोर्स किया था अकबर ने, क्योंकि वो उस वक्त एम्परर था। फतेहपुर सिकरी में उसने अनाउंस किया था, जो कि आगरा में है। How many bones are there in an adult human being?
जो अडल्ट ह्यूमन बीइंग है उसमें कितनी टोटल हड्डियां होती हैं? 206 हैं, बहुत ही आसान है। बेबी में 300 होती हैं बच्चों में, बाद में ऐसा ऐसा वो बड़े होते हैं तो जब अडल्ट हो जाते हैं फिर 206 बच जाती हैं, पहले 300 होती हैं। वो जो हड्डियां होती हैं वो मिक्सचर होते चले जाते हैं, दूसरी हड्डियों से जुड़ते चले जाते हैं, फिर जब अडल्ट होता है फिर 206 हो जाती हैं। सो एक बच्चे का आए तो 300 लगाना है, अडल्ट ह्यूमन बीइंग आए तो 206 लगाना है। इन जर्मनी हेड ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट इज कॉल्ड फेडरल चांसलर। उसे चांसलर कहते हैं। जैसे हमारा जो हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है प्राइम मिनिस्टर होता है, किसी का प्रेसिडेंट होता है, और जो जर्मनी में हेड ऑफ स्टेट या हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है वो चांसलर कहते हैं उसे। और आजकल जो जर्मनी का चांसलर है वो ओलाफ सेक्लॉज है, जो कि पॉलिटिशियन है और चांसलर है जर्मनी का। 8 दिसंबर 2021 में ये आया था। Where is a White Haven Beach located in Australia? वाइट हेवन बीच ऑस्ट्रेलिया में किस जगह पे है? क्वींसलैंड में है। बेसिकली ये ऑस्ट्रेलिया की एक रियासत है जहाँ पे ये बीच है। वाइट हेवन बीच आपके सामने पिक है। साहिल समंदर एक एरिया है जिसे क्वींसलैंड एक जगह है, स्टेट है, वहाँ पे वाइट हेवन बीच है। विच कंट्री रिसेंटली abolished द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर? इनमें से किस कंट्री ने रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट ही खत्म कर दी है? सेनेगाल ने किया है ऐसा, 2019 में किया है। ये तुर्की ने भी खत्म किया था प्राइम मिनिस्टर का टाइटल और प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट 2017 में किया था। अब उसने लिखा है रिसेंटली, रिसेंटली 2019 में सेनेगाल ने ऐसा किया है। सो सी इज द राइट ऑप्शन। अब इनके कैपिटल देख लेते हैं। स्वीडन का कैपिटल स्टॉकहोम है, तुर्की का अंकारा है और सेनेगाल का कैपिटल डकार है। पाकिस्तान रिक्वायर्ड हाउ many votes to exit from grey list of FATF? पाकिस्तान को कितने वोट चाहिए कि वो FATF की ग्रे लिस्ट से दूर हो जाए? पाकिस्तान को 12 वोट्स चाहिए। सी इज द राइट ऑप्शन। पाकिस्तान चूंकि ग्रे लिस्ट में है इसलिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि वो अपना सही तरीके से बिजनेस भी एस्टेब्लिश नहीं कर सकते। इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे पाबंदियां थोड़ी लग जाती हैं फैटफ के थ्रू। अब फैटफ क्या चीज़ है? फैटफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स कहते हैं। इंटरनेशनल लेवल पे एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1989 में फाउंड हुई थी। इसमें इसको बनाने में बेसिक जो इनिशिएटिव लिया था वो G7 मेंबर कंट्रीज ने किया था। इसका जो मकसद होता है ये मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ फाइट करते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग नहीं होनी चाहिए। और इन्होंने टेररिस्ट फाइनेंसिंग भी ऐड कर दी है, उसके खिलाफ भी ये फाइट करते हैं। सो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स उस कंट्री पे पाबंदी लगा देती है, बहुत ज़्यादा पाबंदियां होती हैं उसकी, फिर वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट सही तरीके से नहीं कर सकते, अपना फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ठीक तरीके से नहीं चला सकते। पाकिस्तान पहले ग्रे लिस्ट में शामिल था तो 12 वोट्स पाकिस्तान को चाहिए थी ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए। लेकिन रिसेंटली 2-3 माह पहले आपने न्यूज़ सुनी होगी कि पाकिस्तान फैटफ से अब निकल गया है। सो फैटफ का हेडक्वार्टर जो है वो पेरिस में है, फ्रांस में। 1989 में फाउंड हुई। इसमें टोटल मेंबर 39 मेंबर कंट्रीज हैं इसमें। विच ऑफ फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू स्टार्ट द विंडो? इनमें से कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल होती है विंडो स्टार्ट करने के लिए? F5 होती है। सी इज द राइट ऑप्शन। F5 इज अ शॉर्टकट की दैट इज यूज टू स्टार्ट द स्लाइड शो। अब देखें, ESP होता है। ESC लेफ्ट साइड और टॉप साइड, टॉप लेफ्ट साइड पे होता है, जो कि अगर फुल स्लाइड है तो उसको हाफ करने के लिए या ख़त्म करने के लिए होता है। और जो F5 होता है वो फुल स्क्रीन पे स्लाइड को लाने के लिए होता है। ये बहुत ही ईजी है, आप यूनिवर्सिटीज़ में इस तरह करते रहे हैं। तो F5 होता है स्लाइड शो के लिए। Which country has read a case against Myanmar in the International Court of Justice? किस कंट्री ने केस को रीड किया है, दायर किया है म्यांमार के खिलाफ इन द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में? अब वो गैम्बिया है, गैम्बिया ने किया था। सी इज राइट ऑप्शन। देखें 2011 में जब
म्यांमार ने रोहिंग्या मुसलमानों पर बहुत ज्यादा जुल्म किया, उनका कत्लेआम किया, उन्हें अपने मुल्क से दरबदर किया, तो गैम्बिया ने 2019 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में म्यांमार के खिलाफ केस दायर किया था। ये उसकी बात हो रही है कि किसने किया था, गैम्बिया ने। फ्रांस का कैपिटल पेरिस है, ऑस्ट्रेलिया का कैनबरा है, और गैम्बिया का बांजुल है। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ रिवर इन बलोचिस्तान? इनमें से बलोचिस्तान में कौन सा रिवर नहीं है? गिजे रिवर नहीं है, मुल्ला भी है, दश्त भी है। ये कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं जो कि बलोचिस्तान में हैं, पाए जाते हैं। ज़ोब है, नारी है, बोलान है, पिशिन है, लोरा है, मुला है, हुब है, पोरा पोराली है, हिंगोल है, रक्षन है, और दश्त है। ये वो रिवर्स हैं जो कि बलूचिस्तान में पाए जाते हैं, जबकि जो गीजे रिवर है वो बलूचिस्तान में नहीं है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने किसको अराब लगाने का हुक्म दिया? हजरत अबू अल सूद वल रहमतुल्लाह अलैह को कहा कि आप कुरान पाक पे एराब लगाएं। उमवी खुलफा की तादाद, उमयाद डायनेस्टी जब आई थी 661 से 750 तक, तो उमवी खुलफा की तादाद कितनी थी? 15। सी इज राइट ऑप्शन। तबलीग इस्लाम का हुक्म किस सूरा में आया है? इनमें से तो कोई नहीं। सूरह शूरा में आया था और सूरह बनी इसराइल में भी है। सो नसर में नहीं है, फुरकान में नहीं है, यासीन में नहीं है। इनमें से कोई भी नहीं, सूरह शूरा और बनी इसराइल में है। हुजूर सल्लम की वफ़ात के वक्त कितनी उम्महातुल मोमिनीन जिंदा थी? टोटल उस वक्त 9 जिंदा थी। उम्महातुल मोमिनीन आप सल्लम ने टोटल 11 शादियां की हुई थी, तो 2 की डेथ हो चुकी थी, शहीद हो गई, और बाकी जो 9 थी वो उस वक्त जिंदा थी। तो डी ऑप्शन आएगा, नॉन ऑफ दीज। उनमें हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा थी, सौदा, हफ्जा, उम्मे कलसूम, जैनब, जवेरिया, सफिया रजी अल्लाह ताला अन्हा, मैमुना और उम्मे हबीबा। ये 9 उम्महातुल मोमिनीन थी जो कि उस वक्त जिंदा थी जब आप सल्लम की वफात हुई। जादूगर जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए और फिरौन ने उन्हें फांसी का हुक्म दिया, तो जादूगर ने क्या किया? जादूगर ने ये कहा कि फिरौन को ये कहा कि आपको जो करना है आप कर लें, अब हम खुदा पे यकीन लाए हैं, तो अब हमें किसी भी चीज का कोई भी डर नहीं है, उन्होंने ये कहा था। इनमें से तो कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वो ईमान से नहीं हटे थे, हजरत मूसा को पहुंचे, उन्होंने खुदकुशी कर ली। इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है। उन्होंने कहा फिरौन को कि आपने जो करना है कर लें, अब हम अल्लाह ताला पर ईमान ले आए हैं, अब हमें कोई भी चीज डरा नहीं सकती। गज़वा बदर में मुहाजिरीन की तादाद कितनी थी? देखें, आप सल्लम ने जब मक्का से मदीना की तरफ हिजरत की 622 ईस्वी में, तो तमाम मुसलमानों पर वाजिब होगा कि वो भी फिर मक्का को छोड़कर मदीना की तरफ आ जाएं। फिर 2 साल बाद 624 ईस्वी को जब जंग बदर फाइट हो रही थी, उस वक्त मक्का से मदीना की तरफ 82 महाजरीन आए थे, जिन्होंने हिजरत की थी मक्का से मदीना की तरफ। 82, सी इज राइट ऑप्शन। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु और आप सल्लम के दरमियान क्या रिश्ता था? सुसर का। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु सुसर थे आप सल्लम के, क्योंकि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी बेटी हजरत हफ्जा की शादी करवाई थी आप सल्लम से। इस वजह से हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु सुसर थे आप सल्लम के। गज़वा अहज़ाब का दूसरा नाम क्या था? गज़वा खंदक। इसे बैटल ऑफ ट्रेंच भी कहते हैं, गजवा खंदक जो कि, और गजवा अहज़ाब इसका दूसरा नाम है। 27 डेज ये जंग लड़ी गई थी। ये मदीना में लोकेटेड थी। बेसिकली 627 ईस्वी में ये जंग लड़ी गई थी, 27 डे जारी रही थी। गजवा अहज़ाब का दूसरा नाम गजवा खंदक भी है, क्योंकि इसमें खंदक खोदी गई थी। हजरत सलमान फारसी ने मशवरा दिया था कि खंदक खोदते हैं, और जब वो यहूदी आएंगे तो वो इस गड्ढे में गिर जाएंगे। और इसमें अबू सुफियान ही हेड था जो इस जंग में मारा गया था।
बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? मुल्तान में है, बहुत ही इजी है। पहला ड्रामा कौन सा है? इंदर सभा था, सी ऑप्शन है। इंदर सभा अमानत लखनवी ने लिखा था, सो पहला ड्रामा अंदर सभा, सी इज द राइट ऑप्शन। इब्लीस की मजलिस शूरा नज़म किसकी है? अलामा मोहम्मद इकबाल की है, सी इज द राइट ऑप्शन। असारे असरार खुदी अल्लामा इकबाल की है, जो कि काफ़ी दफ़ा एग्ज़ाम में ये सारी आती रहती हैं, इस वजह से ये सारी बुक्स जो हैं अल्लामा इकबाल की वो आपको बता रहा हूँ। असरार खुदी थी, रमूज बेखुदी थी, प्याम मशरक थी, ज़बूर अजम थी, जावेद नामा था, बाग दरा, बाल जबरील और अरमगान हिजाज। ये टोटल बुक्स थी जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थी और जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तूता कहानी का उर्दू तर्जमा किसने किया? तूता कहानी हैदर बख्श हैदरी ने लिखी थी, ट्रांसलेशन भी उन्होंने की, सी इज राइट ऑप्शन। बहादुर शाह जफर का को कहाँ कैद किया गया? रंगून में किया गया था, जो कि आखिरी मुगल एम्परर था, आखिरी मुगल बादशाह था। एक वक्त पे बादशाह जब वो कैद हुआ तो फिर उन्हें रंगून में ले जाया गया और वहां पे उनकी डेथ हुई थी। सो इनके तीन बेटों को इनके सामने ही शहीद कर दिया गया था, सी इज राइट ऑप्शन। बहादुर शाह जफर को रंगून में कैद किया गया। काता और ले दौड़ी, ये जरबुल मिसल है कि जो रस्सी होती है ना, पुराने जमाने में रस्सी काती जाती थी, बनाई जाती थी, काता और ले उड़ी। सो इनमें से ले उड़ी तो कोई ऑप्शन नहीं है, इस वजह से नन ऑफ दीज आएगा, इनमें से कोई भी नहीं है। अल्लामा इकबाल ने कानून और पीएचडी के अलावा कौन सी डिग्री यूरोप से ली? अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने बीए की डिग्री यूरोप से ली हुई थी। कानून और पीएचडी की डिग्री के अलावा बीए की डिग्री भी उन्होंने यूरोप से ली थी। अल्लामा मोहम्मद इकबाल साउथ एशियन मुस्लिम राइटर थे, फिलोसफर भी थे, पॉलिटिशियन भी थे, जो कि जिन्होंने पोइट्री में बहुत कमाल किया 20वीं सदी में। जिनका विजन कल्चर और पॉलिटिकली आइडियाज तो देखने में बहुत ब्रॉड था, इन्होंने 1930 में ही कह दिया था कि अब मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान आज़ाद होगा, पाकिस्तान बनेगा। अलामा मोहम्मद इकबाल 9 नवंबर 1870 को सियालकोट में पैदा हुए और 21 अप्रैल 1938 को आपकी डेथ हुई थी लाहौर में, और आपका मिज़ार लाहौर में है। आपकी बेगम का नाम सरदार बेगम था। वलीद इकबाल ने अल्लामा इकबाल की आप बीती किस नाम से लिखी थी? इकबाल नामा के नाम से लिखी थी वलीद इकबाल ने अल्लामा इकबाल की आप बीती। अंजुमन तरक्की उर्दू का दफ्तर कहाँ पे है? कराची में है, बी इज राइट ऑप्शन। अंजुमन तरक्की उर्दू का दफ्तर कराची में है। अंजुमन तरक्की उर्दू एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि उर्दू की प्रमोशन, उर्दू लैंग्वेज की प्रमोशन और लिटरेचर की प्रमोशन, कल्चर की प्रमोशन ब्रिटिश इंडिया में किया करते थे। और जो कि पार्टीशन ऑफ इंडिया के बाद ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी बड़े हायर लेवल पे इसने काम किया। 1886 में ये फाउंड हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कराची में है। गुरेज सनफ का ताल्लुक गुरेज सनफ का ताल्लुक कसीदा से है, सी इज राइट ऑप्शन।